किसान संगठनों की, किसान नेताओं की जो कदर मरी है ना, वो किसान ने मारी है। अच्छा। किसान है देश के अंदर जो धर्म और जाति के ऊपर जो वोट पड़ने लगा। अच्छा। राजनीतिक लोग वोट से डरते हैं। किसान बन के जब तक किसान वोट नहीं डाल रहा, मजदूर बन के जब तक मजदूर वोट नहीं डाल रहा, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार किसान का भला करेगी। एक गरीब के घर में चूल्हा सूत्र ढंग जलाने का योजना थी, वो उसका हर साल बजट घटा देते हैं। हर साल 90,000 करोड़ 1 लाख करोड़ के लगभग जा लिया था उसका बजट, लेके 40,000 करोड़ रुपए लेके खड़ा कर दिया। आज साल थोड़ा 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 गाड़ी दे दी। और एक रिश्तेदारी में ब्याह था, तैयारी जो कर रहे थे ब्याह में जाने की जाना पड़ गया। किसानों की समस्या पैदा जिसने करी नहीं, हल भी वहीं से होगा। किसान संगठन का काम आवाज उठाना है, किसानों का काम उसका साथ देना है, सरकार का काम है सही अगर वो आवाज उठा रहा है उसका सुनना। पिछले गुरनाम चडूनी ने इलेक्शन लड़ा, मन्नई ने लो पार्टी से इलेक्शन लड़ा। जिस आदमी ने 25-26 साल सारी जिंदगी किसान 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 करते होगी, और वो मुकाबले में भी नहीं आवा है, तो किसान का वोट खड़ा हो गया। जो मैंने कहा पहले भी आपको बताया था कि तुरंत किसान को क्या चाहिए, कर्जा मुक्ति चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि C2+50 के तहत किसान को भाव चाहिए। तो व्यवस्था से दुखी होकर भी किसान ने रास्ता चुनना पड़ रहा है, संघर्ष बहुत करे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सवालों का अगर कोई जवाब मांगा है, सवाल खड़े करे, तो किसान ही है, और तो सारे गुलामी स्वीकार करके। कोरोना इस देश के अंदर आया और 600 मजदूर 1000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर रेल की लाइनों पर पैदल चलते मारे गए, मर गए 600 से ज्यादा मजदूर। मगर किसी मजदूर संगठन में इतनी हिम्मत नहीं होगी सरकार का सवाल पूछना। जेल में सी चाय मिला, ऊपर पे आपका गिलास भरा दिखा, तली दिखे उसमें, ना उसमें पत्ती है, ना चीनी है, ना दूध है, कुछ नहीं, सीधा है पानी है, ताता करके। राम राम जी। राम राम भाई राम। सबसे पहला तो न्यू बताओ, सुरेश कोत कौन है? सुरेश कोत एक सामान्य सा छोटा सा किसान है, गांव कोत कला में इसका जन्म है। जी जी। और मेरी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं, बहुत बड़े परिवार में पैदा नहीं हुआ, छोटे किसान का पैदा हो रहे हो। अच्छा अच्छा। और मैं भी खुद छोटा किसान हूँ। अच्छा। कितनी उम्र थी जब आप इस फील्ड में आए? इस फील्ड में मैं अनजाने में आया हुआ। अच्छा, कोई तो इंसिडेंट ही सा रहा होगा 1988 की बात है, 87-88 की बात है शायद। ये दिल्ली के अंदर गांव में तो कुछ बुजुर्ग में आया, किसानों की रैली दिल्ली चलांगे वोट क्लब पे। अच्छा अच्छा। वहां वो 8 या 10 दिन संघर्ष चल रहा था। मैं शुरू में सिर्फ यूं देखने गया था, किसानों की रैली। हम तो राजनेताओं की रैली देखी थी और सुनी थी। किसानों का भी कोई अलग से कोई सिस्टम हुआ है, तो सिर्फ एक बुजुर्गों के साथ एक देखने के लिए गया था। लेकिन वहां 10 दिन लग गए, वो आंदोलन था, संघर्ष था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और शुरुआत में वहां से हमारी शुरुआत होती है किसानों के मामले में। पंचायत वाली जहां तक बात है, क्योंकि पंचायतों में मैं आना जाना था, ये मेरा रुचि का विषय था। अच्छा। हमारे गांव के हमारी खाप के प्रधान में आकर दे, मेरे दादा लग गया कर दे, चौधरी बलबीर सिंह जी। अच्छा। मुझे बड़ा अच्छा लग गया था बोलता पंचायत में। अच्छा। मैं तो फॉलो कराया करता, जब तुम मेरा पड़ जाता वो पंचायत हो रही है, जाऊंगा मैं जाया करता। अच्छा। ये मेरा निजी रुचि थी मेरी। अच्छा। बचपन से ही। कितनी एज बताई आपने? उस मौके में 20 साल का था जब मैं दिल्ली गया। अच्छा अच्छा। पंचायत में बहुत थोड़ा छोटा चढ़ा लग गया था। अच्छा अच्छा। पंचायत तो गांव में इकट्ठे होने, हमारे गांव में दारू की बंदी थी। अच्छा। और जितनी भी दारू की बंदी में किसी का डर लगता, और हमारे परिवार में ज्यादा पिया टेंट भी मारे ज्यादा लग गया। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं देख के जरूर आया करता। अच्छा। आया करता उस पंचायत में, सुनिया करता कौन के कह रहे हैं कोई इस हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो मेरी पंचायत में जाने की बचपन तय रुचि थी। अच्छा, आप इस फील्ड में उतरे, जो किसान के नेता बने आप, इसमें आपका परिवार का, गांव राम का कितना साथ रहा आपका गले? देखो, शुरू में हम एक बड़ा संगठन में थे, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी मैं गांव में कोई यूनिट बनानी पड़ी हो मैंने, या खुद कोई मेहनत करनी पड़ी हो।
ये अचानक एक घटना होती है। ये तो 1988 में तो हम चले गए उसमें। उसके बाद में अचानक चौधरी घासीराम हरियाणा में संघर्ष कराया करते। घासीराम नैन। हाँ, घासीराम नैन उनते हमने ज्यादा सीखी है। वो तो इंसिडेंट था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वाली रेल वो संघर्ष में जाना का। अच्छा। चौधरी घासीराम नैन ने बिजली के 1991 में बने हुए थे, बिजली के संघर्ष शुरू करे थे। अच्छा। पहली बार निसंग में एक घटना हुई थी जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे, एक चूड़ माजरा का, एक पपनावा का। अच्छा। वहां टैरिफ रेटों का मामला था जी। 1991 में चौधरी भजन लाल की सरकार आई थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। उन्होंने आते ही बिजली के जो खेतों के रेट थे, फ्लैट रेट लग गया करता, फ्लैट रेट को अचानक 25% बढ़ोतरी कर दी थी। अच्छा। उस पर ही आंदोलन चालू हुआ था। अच्छा। तो वहां से वो आंदोलन शुरू हो गया, पूरा हरियाणा में स्ट्राइक पर चला गया, किसान में हम बिल नहीं भरते। फिर एक नई समस्या खड़ी होगी, जिसका भी ट्रांसफार्मर जल जाए सरकार ट्रांसफार्मर नहीं देगा, नहीं। तो लगातार संघर्ष शुरू हो गया। अच्छा। अब वहां इस संघर्ष में जहां भी किसानों की रैली हो हम जाया करते। गांव के कुछ बुजुर्ग थे, उनका गला मैं भी जाया करता। अच्छा। अचानक रुचि बढ़ती और इसमें बिल्कुल हमने पद वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास, ना मैं उस किस्म की यूनियन थी क्योंकि मैं गणे पद पुद्दे या भी नहीं करते, जिला अध्यक्ष बना दिए, ज्यादा से ज्यादा या स्टेट की कमेटी बना दी। 20-30 बुजुर्ग ऐसे थे जो पूरा हरियाणा में लगातार इसी काम पे थे। अच्छा। हम उनकी सपोर्ट कराया करते। बाकी परिवार की जहां तक बात है, परिवार वाला भी कोई ज्यादा ना तो विरोध वाली बात आई, ना कोई ज्यादा सपोर्ट वाली बात आई। परिवार ने तो इन बात आंगन बेरा है कोई। अच्छा। क्योंकि वो तो नहीं सोचा जो राजनीतिक कार्य करता जावा है, नहीं वही हो जावा है। पंचायत का सिस्टम हुआ गांव में, वही पंचायती आदमी बन के ना जावा। बिल्कुल इसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं थी। हाँ, तो एक बात जब मैं घरेलू पंचायत में जाना शुरू करा तब थोड़ा विरोध मेरे परिवार में हुआ था। अच्छा। मैं क्यों तो पंगे लेता, जुत्ती तोड़ान दे गांव में कया करे, क्यों हुंडा हुंडा कुछ नहीं दे रहे बात, हम अपने घर के धंधे कर लो ने। अच्छा। तो इस डालसी की बात, क्योंकि उस मौके परिवार की जिम्मेवारियां ही आई ही थी, तो निवे कहा दे तो बिना मतलब कहा धंधा करते फिर कोई इसमें क्या रखे इन बातों में। जैसे आप इस फील्ड में उतरे, ठीक है, उस टाइम पे आपका परिवार ने, आपका कारण किसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? भाई परिवार ने दिक्कतों का सामना करना पड़ा घना, जब मैं क्योंकि इसमें मैं फील्ड में आके और इसमें आगे बढ़ता चला गया। अच्छा। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हाँ, आगे बढ़ता चला गया तो उसमें समय भी ज्यादा लग गया, बाहर ज्यादा रहना पड़ा, घर कोई तरह संसाधन थे नहीं। तो फिर परिवार काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बालक भी मैं तो नहीं मानू इनकी माए ने पाले है, मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें। अच्छा। मैं समाज में रहेगा ज्यादा। अच्छा, जैसे आप सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा काम करो, उसका साथ साथ में अपना घर किस तरीके से मैनेज करें? बस छोटी मोटी, पहला तो हमें 2 भाई हैं सीर में थे। अच्छा। मेरा छोटा भाई था, वो ही लेन देन कराया करता। अच्छा, ये वो बाहर रहे, छोटी मोटी उन्हें घर की जमीन में खेती करें जाते, थोड़ी सीमित हमारी जरूरतें थी, उन्हें मैं अपना काम चला लिया। गरीबी है तो गरीबी सही, अच्छा। अमीरी है तो अमीरी सही, जैसा परमात्मा दे रखा उसे में ज्यादा शौक नहीं पड़ा, कोई नशा था नहीं। अच्छा। तो बस ना मैंने जिंदगी में कोई नशा करा और ना ही बड़का ने कोई सी डिमांड करी मेरे में कदे बारी पड़ी हो। अच्छा। इन गांव के स्कूल में छोटे प्राइवेट स्कूल में बालक पढ़ लिए। ठीक। और थोड़ी ही जरूरतों में हमने ठीक है भाई, एक टाइम सब्जी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो ना, तो मिर्च रोटियां में काम चला लिया। मिर्च रोटी ना वो मेहनती थी ज्यादा, वो अपना मैस पाल जाती। अच्छा। दूध लासी करा हो जाता, दूध लासी का सारा काम चला। ठीक। अच्छा, अगला सवाल आपने इस फील्ड में आके नाम कमाया या पैसा? भाई मन तो ऐसा लग गई, तक मन में कौन सी चीज नहीं थी आई। अच्छा। इतना मैं नाम भी नहीं मानता, क्योंकि नाम तो कमाया है सर आपने, देखो नाम का, चलो आपने इस बात का बेरा होगा, नाम तो बिल्कुल कमाया। सुरेश कोत एक महान शख्सियत है। बाकी भाईचारा में मैं हरियाणा में कड़िया जाऊं हूँ तो 10 आदमी सारे, क्योंकि 6,000-6,700 गाँव है, मन में बहुत घने गाँव में जा रहे, 3-4 हजार गाँव में तो मेरा मतलब पढ़े लिया होगा किसान। तो 5-10 आदमी राम राम करनी पाए हैं,
इतना तो है। अच्छा अच्छा। बाकी जो कोई बहुत बड़ा न्यू जिस प्रकार नाम कमाना भाई कोई राष्ट्रीय या स्टेट लेवल का कोई अवार्ड होया करे रोरिश डालसी का कोई अपना वो नहीं है। क्योंकि ये जिसने नाम कमाना वो लाने पे अच्छा, या तो कोई बहुत बड़ा लेखक हो, साहित्य का कोई पुरस्कार मिल जाए या समाज में कोई ऐसा नई कोई दिशा दे दे उस डाल का कोई आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सीधे से पंचायत में जानी आदमी सीधे से हाथ जोड़ा किसान आंदोलन में काम कर लिया। किसान खेती करनी है लोग हमने जाना है, इतनी सी बात है। यानी कमाया तो नाम कमाया पैसा ना पैसा तो अपना ना तो हमने कमाना आया ना ही बने भी कोई कमाई हो भी कोई नहीं, क्योंकि हमने नहीं मेरा वो रास्ते खड़ा है। अच्छा अच्छा। अगला सवाल आपसे, सरकार ने जो पीएम किसान योजना शुरू कर रखी है, सरकार ने यह योजना शुरू कर रखी है तो आम किसान ने उसकी स्थिति में कितना एक सुधार आया है? जो 2000 रुपए साल के ईयर के यानी 500 रुपए मंथ का हिसाब होता है, तो आपने लगा है किसानों की परिस्थिति में सुधार इस चीज से? नहीं आज मैं बात बताऊं ये किस परिस्थिति में आई थी। ये 2018 की बात है। कर्नाटका नहीं हैदराबाद का एक मुख्यमंत्री होता था राव चंद्रशेखर जी। राव चंद्रशेखर जी ने एक स्कीम शुरू करी थी जिसका नाम था रायतु बंधु स्कीम। अच्छा। वो प्रति एकड़ 6 महीने में 4000 रुपए देता था। अच्छा। पूरे देश के किसान ने उस स्कीम की मांग करी थी। अच्छा अच्छा। भाई एक बार कोई फसल बीजे तो 4000 रुपए देता है बीजने के लिए, अगली फसल बीजे उसके 4 देगा। हमने रायतु बंधु स्कीम की मांग करी थी। पूरे देश के अंदर 2018 में आंदोलन था। उस समय में 17 दिन अनशन पे भी रहा था। अच्छा अच्छा। तब पूरे उस समय पूरे देश के किसान आंदोलन की डिमांड के ऊपर मोदी जी ने 2000 रुपया की वो करी थी, जो किस्त डाल है। हाँ किस्त डाल है। यानी इसकी आर्थिक स्थिति में इसका कोई सुधार नहीं है, कोई मोटी बात नहीं है इसमें। मैं बात हूँ ठीक है, यूं तो भाई थोड़ा बहुत 1-2 कट्टा खाद का थैजे है। बाकी इसमें किसान ने को क्रांतिकारी, जैसे मजदूरों की जिंदगी में मनरेगा ने एक क्रांतिकारी बदलाव ले आई थी। अच्छा अच्छा। मनरेगा जो स्कीम है मजदूरों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लेके आई। इस तरह की किसानों के अंदर इसने बदलाव नहीं लेके आई। ठीक है 6000 रुपए मिल जाए, थोड़ा बहुत सारा लाग जाए, वो भी किसी ने मिला है, किसी के कटरे हैं, उसमें भी उसमें भी बहुत ज्यादा शर्तें लगा दी, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या कर दिया। पहले हमने ये कहा था कि आप एकड़ पे अगर किसानों की वो 4000-5000 रुपये होगी 4000 है शायद। रायतु बंधु स्कीम की बात कर रहा हूँ। रायतु बंधु स्कीम में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। उसका हमारा मानना ये था कि किसान को बीजने के लिए पैसा नहीं होता कई बार। हाँ। उसने आड़ती से उठाना पड़ा है। बिजाई करने के लिए उसके पास बीज नहीं होता, उसके पास संसाधन की कमी हो है। इसलिए हमने कहा था किसान को बिजाई के टाइम 4000 रुपए उस मौके स्कीम लागू करी। वो बिजाई के लिए मांगे थे। उसका कारण ये था कई जो किसान बार बार कर्जदार होता है ना, उसके 2 ही कारण है। उसने अड़ती से पैसा उठाना पड़ता है। 2% का जो 24% ब्याज पड़ता है, 24% का ब्याज लगा हुआ है। और अगर वो फसल मारी जाए किसी प्राकृतिक आपदा वो यूं का ही पैसा खड़ा रह जाता है। फिर अगली बिजाई के लिए उसके पास फिर काटती के पास जाना पड़ता है। इस तरह उसमें ब्याज में ब्याज ला के आज भी किसान मोटा कर्जदार है। हाँ। मैं मौके पर सोसाइटियां खोली थी हरियाणा के अंदर, छोटे छोटे बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक थे, वो सारे खत्म कर दिए सरकार ने। उस पे मैं वो भी सहायता दिया करते, मगर उसमें भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि जो खेती भी नहीं करता वो लोग तो उसका पैसा उठा लेंगे, खाद उठा लेंगे, जो मौके पर किसान खेती करा दो कुछ मिले ही नहीं। अच्छा। तो इसके उसमें मोटा भ्रष्टाचार की वजह से सोसाइटियां फैल होगी, क्योंकि सोसाइटियों में जितना बजट सरकार ने दिया वो बर्बाद हो गया सारा। तो इन चीजों से बचने खातिर हमने कहा था बिजाई के लिए वो अगर वो स्कीम उस रूप में ले आई होती, हाँ, तो शायद किसान का बदलाव आता। मगर उन्होंने ये सोचा कि राव चंद्रशेखर को सराहना मिल जाए पूरे देश में, उसकी नीति लागू करी। मोदी ने उसको घुमा के कह दिया मैं हर 4 महीने में 2000 रुपए दूंगा। अगर 6000 रुपये दे रहा था, 3000 रुपये बिजाई पे देता, 2 टाइम किसान बिजाई देता, तब भी पैसा तो इतना लगना था। मगर श्रेय के चक्कर में उससे क्या होता है, तो जमीनें जो कई टुकड़ों में पड़ी हैं,
वो जमीनें इकट्ठे करते लोग, अपने वास्तविक मालिक के पास जाती। और अब वो क्या हुआ, 1 किला 10 आदमियों का नाम है। वो शुरू में तो पीएम किसान योजना में 10 के 10 आदमियों को किसान मान के पैसा डाल दिया। अब कहते आप खेती ही नहीं करते। हाँ। अब छांटन लग गए, के 10 के 10 काट दिए। हाँ। तो इसका कोई मतलब फायदा नहीं हुआ यहाँ, ना कि पीएम किसान योजना का फायदा हुआ और ना ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें ये भी भ्रष्टाचार के भेंट चल गई, ना इसका किसी किसान को कोई फायदा हुआ। क्योंकि इसमें भी जितनी किस्तें कटती हैं 5 साल तक किस्त काटेंगे, 5 साल में एक आध बार थोड़ा बहुत पैसा दे दे तो दे दे, वरना इसमें भी इतनी शर्तें लगा दी। अब फसल मरी का एक ही सिस्टम हुआ करता पहले। हाँ। किसी कहीं फसल मर गई तो एक गिरदौरी करवा कर दे। हाँ। अगर पटवारी ने लिख दिया किसान की फसल मिल गई तो मुआवजा मिल गया या बीमा मिल गया, मिल जाता था। हाँ। मगर आज क्या कितनी शर्तें लगा दी, गिरदौरी भी होगी, क्रॉप कटिंग भी होगी अगर बीमा आपका, और ड्रोन मैपिंग भी होगी। अच्छा। और आपका उसके बाद ये सारा सदा पास हो जाए तो उसके बाद कहते हैं पंजीकरण के ऊपर आपकी फसल कितनी बिकी वो भी मायने रखती है। अगर पंजीकरण पे आपकी फसल बिकेगी ठीक है, चाहे पड़ोसी ने बेच दी, कई बार तो धोखा हुआ, वो पंजीकरण 8 ले गया, पता नहीं किसकी डाल दी, चार जगह नुकसान सारा, ना तो पंजीकरण में कोई दाना बिके और ड्रोन मैपिंग में भी आ जाए, उसमें गिरदौरी में भी आ जाए, तब जा करके क्रॉप कटिंग में भी कोई दाना नहीं आओ, तब जाके कोई 10 पैसे देवे हैं, 4 जगह वेरिफिकेशन। यानी आज का टाइम में मतलब बोला किसान कागज के जोड़े हंडा उसका डरदा सोचा ना ही मिला, कागज से ठंडा फिर खुद मिलना कुछ नहीं। मैं कई साल तक पंजीकरण कराएगा इसका बाजरा बोआ, चवन्नी नहीं मिली, इबका मैंने नहीं करा, इबका नहीं बोले वो इबका वो होगा पीछे मिलेंगे इबके उसके। अच्छा। मैं रह गया खुद ही, लेकिन आया कुछ नहीं। हाँ, पहला कदा आया नहीं, 100-200 रुपये में क्यों 100-200 रुपये खराब करे, इबका पंजीकरण करूँ। हाँ। इबका बराबर इबका कहते हैं वह 52। मतलब किसान इतना मजबूर कर दिया, वह स्कीम तो देव है लेकिन वह इतने नियम लागू करते हैं कि वह जोड़े इतने कागज लागू कर दिए कि अब किसान इग्नोर करने लगे, मिलना नहीं मिला, चवन्नी को देनी नहीं बिना मतलब कागज ठाए फिर जाओ, सिर्फ इसलिए इन स्कीमों की तरफ भी किसान ध्यान ही नहीं देता है। जैसे आप किसानों के बीच में रहे हो, हमेशा किसानों की आवाज उठाओ, कोई ऐसा विरोध का मुद्दा जो किसान थी उसका विरोध करे हो, जमींदार ने विरोध करे हो? किसान ने विरोध नहीं करा, कई बार किसान के नाम पर राजनीतिक लोग विरोध करते हैं। अच्छा। देखिए हमने अभी जब मंडी तोड़ने का खातिर सरकार ने कोशिश करी तो पूरे देश के किसानों ने कहा कि मंडी नहीं टूटनी चाहिए। उस समय ओपन मार्केट के पक्षधर कुछ सरकार के लोग थे जिन्होंने कहा करते हम भी किसान हैं। अच्छा। मंडी से बाहर किसान को भाव मिलेगा, इसलिए मंडी की किसान को कोई जरूरत नहीं। इस किस्म की बातें तो आज हाँ किसान का मुखौटा पहनते हैं, वो संगठन चलाते हैं। अच्छा। व्यापारियों के संगठन है, WTO के अधीन काम करने वाले बहुत से किसानों के नाम पर संगठन चलावा है। अच्छा। और वो बिल्कुल सरकार की भाषा बोलना है। अच्छा। उस मौके भी उन्होंने कहा था कि आप मंडी में तो किसान को भाव नहीं मिलता। अच्छा। MSP के उस तरह क्यों रहे किसान? हम कहते हैं MSP एक इनकम की गारंटी के लिए चालू की गई थी। जी। सरकार को एक इतनी इनकम तो मिलनी ही चाहिए और किसान को इतनी इनकम तो मिलनी ही चाहिए जिसमें उसको आपके पेट का गुजारा हो जाए। जिस भी फसल की MSP तय होगी और खरीद की गारंटी मिलेगी, किसान उसी तरफ चला जाता है। क्योंकि मैं आपको एक याद दुआऊं, 1967-68 से पहले गेहूं हरियाणा में बहुत कम बीजी जाती थी। अच्छा। उस समय एक तय हुई चीजें कि गेहूं के ऊपर MSP तय कर दी CACP ने, एक भारत सरकार की संस्था है, उसने MSP तय कर दी और सरकार ने गवर्नमेंट कोटे के लिए खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें उसने आर्मी के लिए चाहिए है, PDF के लिए चाहिए है, उन्हें खरीदना शुरू कर दिया। तो उन्होंने किसान बोलते पहला नहीं बेरा पड़ जाए, इस किले में इतने मन गेहूं होगी, इस भाव बिकेगी,
तेरा इतनी इनकम हो जाएगी ठीक ठाक लकड़ी की, तो वो एक इनकम की श्योरिटी होगी। दूसरी फसलों में जो ओपन मार्केट में उसका श्योरिटी नहीं है। बिके बिके ना बिके, बहुत अच्छी भी बिक जाए और नीचे भी रह जाए। मैं आपने बात बताऊं, एक कई साल पहले 7,000 रुपए नरमा बिक गई। 3,000 के बाद बिकेगी 7, सीधी 7। आज 8,082 से के बाद 5 बिके हैं। 5 बिके 42 कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, इसलिए वो चीजें, और किसान थक भी का आवाज उठाते उठाते कि हमारे को एमएसपी के दाम मिले, लेकिन सरकार नहीं खरीदती। तो इस किस्म के मुद्दे तो आए कि किसानों का नाम लेकर के सरकारी लोगों ने तो विरोध करे, हालांकि वो खेती भी करें, मगर वो सरकार की भाषा बोल दे। मगर खुद किसान ने सामने कदे देखा नहीं कि किसान की हम आवाज उठा रहे हैं और किसान विरोध कर रहे हैं। जैसे छोटा तो छोटा 5 रुपया की भी चीज है, उस पर भी एमआरपी उनकी खुद की वो है। तो आम जमींदार, छोटा सा किसान, आपकी फसल का रेट दूसरे लोग उसका तय करें। इस चीज में कुछ किसान नेता कोई सुधार, कोई इस खातर आवाज, क्यों किसान अपनी जमीन का जो मोल भाव है क्यों नहीं कर सकता? हर कोई अपनी चीज का मोल भाव करे, लेकिन सिर्फ जमींदार एक ऐसा है जो अपनी चीज का मोल भाव नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पॉलिसी मैटर है। हमारे देश के अंदर 1991 से पहले ये आवाजें उठती थी काफी। 1991 में उदारीकरण के नाम पर, सुधारीकरण के नाम पे इस देश में औद्योगिकरण लाया गया, ओपन मार्केट करी गई। उस समय से लेकर के आज तक देश की पॉलिसियों के केंद्र में उद्योग है। किसान नहीं है। अच्छा। खेती नहीं है। हाँ। खेती से तो बल्कि जानबूझ के जनता को निकालने के लिए किसान को परेशान किया जाता है। अच्छा। किसान को सबसे ज्यादा परेशान तो इसीलिए किया जाता है कि वो आसानी से जमीन दे दे उद्योग के लिए, और किसान तो उद्योगों में मजदूरी करे। उद्योगपति जो बड़ी बड़ी कंपनियां में मजदूरी करे, ये पॉलिसी मेकरों का किसान के खिलाफ एक बड़ा छड़ है। यानी जिस तरह पहला इस काम को इन भावना से देखा जाता है। अच्छा। इस काम को इस भावना से देखा जाता है कि जल्दी से खेती तो बाहर कैसे निकले, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े संगठन है पूरी दुनिया के बड़े कारपोरेट घरानों के, वो ये पॉलिसी सरकारों को देते हैं कि इतने % जनता को खेती से बाहर निकालो। अच्छा। लेबर बनाओ। अच्छा। तो हम उस चीज का शिकार हैं। अब मैंने आपसे पहले ही बताया था, एक संगठन बना था CACP। उसका मतलब है पूरे देश के अंदर किस फसल के ऊपर कितनी लागत हुई, उसका क्या कितना मूल्य होना चाहिए, ये तय करना उसका काम है। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर का मामला उसका। मगर उस समय हमने मांग करी थी कि इसको स्वायत्त बनाओ, जैसे इलेक्शन कमीशन है स्वायत्त आयोग बनाओ, या मिनोरिटी कमीशन है, या महिला आयोग है, या आपका ये सारे स्वायत्त संस्था है। ये अपने आप काम करते हैं, जैसे न्यायपालिका है। मगर आज वो एक सफेद हाथी बना दिया, उसमें सिर्फ 1 ही 2 कर्मचारी छोड़े। अच्छा। जबकि आज से 20 साल 30 साल पहले ये होता था, उस आयोग के अंदर भी पूरा एक दिल्ली के अंदर ढांचा होता था। जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लुधियाना में, जहां भी पूरे देश के अंदर जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, उनसे इकोनॉमिक एक स्पेशल विभाग होता था, उससे सर्वे करवा जाता था। अच्छा। हर फसल का कि हरियाणा के अंदर इस फसल में कितनी लागत आई, वो सारे आंकड़े इकट्ठे करके CACP का काम होता था। पुष्पा के अंदर दिल्ली में उसका कार्यालय होता था। वो सारे आंकड़े इकट्ठे करके सब में कॉमन कितनी लागत आई फसल के ऊपर, उस आधार पर सिफारिश के लिए सरकार को भेजता था कि इस फसल के ऊपर इतनी लागत आई, कृपया आप भाव की सिफारिश करिए। फिर वो सिफारिशी संस्था है। हम कह रहे थे कि इनको मूल्य तय करने का अधिकार दो, मगर सरकार ने उसको मूल्य तय करने का अधिकार कहा, उसको और छोटा बना दिया। तो सिर्फ नाम का रह गया CACP, क्योंकि वो भाव तय करना कैबिनेट का काम है। वो सारा का सारा आंकड़े इकट्ठे करके कैबिनेट के पास भेज जाता। अब क्या करता है कैबिनेट वाले, उस आंकड़ों की जरूरत नहीं, 10 रुपये बढ़ा दो, 15 रुपये बढ़ा दो। अब बाजार की हर साल की अगर महंगाई देखोगे आप, 3 से 3.5% बढ़ रही है। एक कल हमें एक बुजुर्ग मिला, हमें वो
चर्चा चल गई तेल के ऊपर, जी। 20,000 का ड्राम हो गया भाई तेल का, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि बिजाई चल रही है अब तो किसानों में, 20,000 का ड्राम हो गया। हम कहने लगे तो हम बहुत पुराने ट्रैक्टर रख देता हमें भी, तो हमने तेल लगा बोले हमें 200 रुपया तेल का ड्राम दिया। उसने अपनी जिंदगी में 200 रुपए के तेल का ड्राम देकर 20,000 का हो गया, 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना सीधा। फिर मैंने वो दोबारा मेरे दिमाग में एक बात आएगी, मैं कहा एक बात और बता देता हूँ, अब नहीं ये तो 100 गुना बढ़ गया तेल, तो गेहूं का केवा देखा है? हाँ। उस मौका उसने बताया गेहूं 400 रुपया आया थी। अच्छा अच्छा, 400 रुपए किलो। अब बताइए कितना बैठेगा, 4,000 को नहीं, मगर अपने गेहूं है कड़ा 2.5। जो बाजार का गैप है नहीं किसान को मारता है। जो बाजार से किसान को चीजें खरीदनी होती हैं, चाहे पेस्टिसाइड खरीदना है, चाहे यूरिया खाद खरीदना है, तेल खरीदना है, ये चीजें तो महंगाई दर के हिसाब से बढ़ती जा रही है। किसान की फसल का आज से 10 साल पहले के आप आंकड़े ठा लो, ओड़े खड़ी है। और 10 साल में आप दूसरी चीज, ये चीज क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता किसान के ऊपर दबाव बना करके और किसान के ऊपर एक बोझ बना दे, यार इससे पीछा छूटे खेती थे। आपने देखा होगा कदे भी खेती करनी है का बालक, खेती करना खुद किसान, अपना बच्चा नहीं निकाला तो खेती कर ले, और नहीं कहेगा पढ़ लिख ले भाई और काम कर ले तो मरण का सोता है। और सारे डॉक्टर ने सोचा तेरा छोरा डॉक्टर बन जे, आगा अस्पताल ने संभाला तो अस्पताल कर रहा है। वकील का छोरा ने सोचा तेरे बहुत घने क्लाइंट है, तेरा छोरा वकील बन जे या जज बन जे। मगर किसान कभी भी ये नहीं सोचता मेरा बेटा इसी लाइन में। हाँ, ये मानसिकता देश की पॉलिसी मेकरों ने किसान का डाल दी, क्योंकि किसान को बार बार कर्जे में दबा दिया। कर्जे में दबाने से वो उससे बाहर निकलना चाहता है, अपनी औलाद को बाहर काटना चाहता है। तो और उद्योगपतियों द्वारा दी गई पॉलिसियां हैं ताकि सस्ते में 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन दे दी बिहार में अडानी को। अच्छा। कहीं दुनिया में है वाह 1 रुपया प्रति एकड़, वो सरकार उसका पैसे देगी। 10 साल और जमीन अडानी का नाम हो जाएगी, कहे उद्योग लागेंगे, और 10 साल पाछे उद्योग लावेगा नहीं लावेगा किसने बेरा? जज्जर के अंदर जमीन दी थी हुड्डा ने, हुड्डा राज में, SEZ के नाम पर इसको यो जियो कंपनी है जिसकी क्या नाम उसका, अंबानी कंपनी को, मुकेश अंबानी को SEZ के नाम से सस्ते में जमीन दे दी हरियाणा सरकार की। वो लाख रुपये किला है, 1.5 लाख रुपये किला है, उसने एक ईंट भी नहीं लाई ईंट तक, लेकिन वो जमीन का मालिक 1000 एकड़ का, और आज वहां जमीन की कीमत होगी करोड़ों में। बिना मतलब कमा गया, बिना मतलब वो करोड़ों में है, क्योंकि वो मानेसर के आसपास सारी जमीनें हैं, जज्जर जिले की, गुड़गांव के आसपास की। तो इस तरह ही उद्योगपति जनता को मतलब ठग रहे हैं, और उद्योगपति ठग रहे हैं, सरकारें ठगवा रही हैं, दोनों का गठजोड़ चल रहा है जिसमें आम जनता पिस रही है। अच्छा, जैसे आप किसानों के लिए किस पॉलिसी पे तुरंत की तुरंत चेंज करना चाहो भाई, किसाना का हित में या नहीं है, बदलाव करना चाहो, या चीज किसाना का हित में नहीं है? देखिए, हम सबसे पहले तो यही चाहते हैं, इस किस्म की जो नीति, सबसे पहले जब देश के अंदर, अपने देश के अंदर खाने का अनाज नहीं होता था, अमेरिका से गेहूं मंगाई जाती थी, कल्याण गेहूं आकर लाल लाल है। अच्छा। उसकी रोटी भी बढ़िया नहीं बढ़िया जी। पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ था, हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। जी जी। अमेरिका ने अपने देश के ऊपर दबाव डाला कि या तो आप समझौता कर लो, वरना हम आपको खाने के लिए गेहूं नहीं देंगे। अच्छा। तब शास्त्री जी ने एक नारा देना पड़ा था, जय जवान जय किसान। ये उस वहां से निकल, अच्छा, नारा वहां से निकल के आया, वहां से निकल गया। अच्छा अच्छा। और व्रत के लिए बोला जाता था देश की जनता को, भाई 1 दिन 2 दिन हफ्ते में व्रत करो। अच्छा, ताकि गेहूं बच जाए, ताकि अनाज की जो कमी है वो पूर्ति हो जाए। आज देश के किसान ने सरप्लस अनाज बना दिया, हम बेचते हैं, हम गेहूं बाहर बेचते हैं, उसके बावजूद आज किसान कर्जे में क्यों है? उस समय जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, उस समय देश की पॉलिसी के केंद्र बिंदु में किसान आया था जी। और एक ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, हरित क्रांति के नाम से पूरे उत्तर भारत में किसानों की सरकार ने मदद करने की कोशिश करी थी, जो हमारी बाद में गले की फांस बन गई। अच्छा।
उस समय MS स्वामीनाथन जिसने बाद में रिपोर्ट दी थी, एक फार्मूला C2+50 के तहत भाव दिए जाए, उस समय वो हरित क्रांति के जनक थे। उन्होंने कहा था कि किसान को लोन पे ट्रैक्टर दो, किसान को खाद दो, किसान को पानी दो, किसान को बिजली दो, और इन सभी किसान अपने मद से इन चीजों का वो नहीं कर सकता, पेड नहीं कर सकता, इन सभी चीजों पर सब्सिडी भी दो। अच्छा, उसमें दी गई। हम खाद ज्यादा डालना शुरू कर दिया क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना था, देश की जरूरत थी। हाँ। देश की जरूरत के अनुसार किसान ने प्रोडक्शन बढ़ाया जी। आज सरप्लस है। आज एकदम के 1991 के बाद सरकार की पॉलिसी में एकदम यू टर्न हुआ, उद्योग बीच में आ गया, केंद्र में उद्योग आ गया, और अब उसी नीति में किसान चल के पूरे देश का किसान कर्ज के नीचे दब गया। हमारी अगर पहली एक ही बात मेरे तक कोई पूछे भी ई में किसान, देश के किसाना का भला क्यों एकदम कुकर हो गए। दो चीज तो पूछे तो मेरा अलग सौदा है जी। एक पूछे तो अलग है जी जी। दो पूछे तो मैं ये बात मांगूंगा कि एक बार पूरे देश के किसान को कर्जे से मुक्ति दे दो जी। ये कर्जा किसान का नहीं है। हाँ। ये सरकार की पॉलिसियों की वजह से, किसान को भाव नहीं मिलने की वजह से, किसान ने फसल बोई, प्राकृतिक आपदा आएगी, वो उसकी वजह से किसान कर्जदार है। एक बार किसान को, पूरे देश के किसान को कर्जे से मुक्ति दे दो, और उसके बाद फिर इस देश ने ही एक कमेटी गठित करी थी जो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में थे, स्वामीनाथन कमेटी के नाम से उसका नाम है। उसके अंदर एक फार्मूला दिया गया C2+50 यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस 50%। ये 1 रुपया लगता है तो 1.5 रुपया दो, उसके बाद फिर किसान को उस नीति के तहत भाव दे दो। क्योंकि वो जो आयोग बनाया गया था विदर्भ में, उस समय किसानों ने बहुत ज्यादा आत्महत्या की थी। तब वो कमेटी को 2 टारगेट दिए थे कि किसान बार बार कर्जदार क्यों होता है और उसका हल क्या है। उन्होंने यही कहा था कि एक बार किसान को कर्जे से मुक्ति दो। तब 70,000 करोड़ रुपए कांग्रेस का टाइम था, हाँ, माफ हुए थे, और उस कमेटी के बिल भी माफ हुए थे, उस कमेटी की वजह से हुई थी। अच्छा, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। अच्छा, तब उन्होंने कहा था कि वो, ये मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरे मुंह की बात नहीं है जी, जी। ये भी एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट थी। उस समय भी उन्होंने यही कहा था एक बार किसान को कर्जे से मुक्ति दे दो, और जो ये पैदा करे इसका 1 रुपया लागत आता 1.5 रुपया दे दो। आज फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, अगर किसान का सरकार भला करना चाहती तो सबसे पहले पूरे देश को किसान को कर्जे से मुक्ति दे दो, और C2+50 के तहत जो भी किसान को किसी फसल पे भाव मिलता है वो उसके तहत भाव तय करो और खरीद दो, सिर्फ तय ना करो। हरियाणा सरकार ने कह दिया हम सारी फसलें खरीदेंगे। आज धान के 400 रुपए का कट लग रहा है सीधा, सबने भी रहा है। पियर तो और नरमा 8200 रुपए के 4000 रुपए बिक्री है। और CM ने घोषणा कर दी इलेक्शन से पहले हम सारी फसलें खरीदेंगे। कहाँ है आज मुख्यमंत्री, उनकी जबान कहाँ है? एक घोषणा कर दी 3100 रुपए धान खरीदेंगे, अरे 2000 में नहीं बिक्री मेरे भाई। 1900-1800 में न्यू कह बेचारे जमींदार ले लो, हाँ ले लो, बस हमारा पेंडा छूट जाए। बिल्कुल माटी कूट रही है जमींदार की सरकार में। बिल्कुल अब ये अगर किसान का सरकार ने भला करना, 2 काम करने, एक बार कर्जे से मुक्ति, इसकी फसलों के पूरे दाम, सही खरीदारी हो जाए। नरमा होना भी कम हो गया, उसका रेट भी घट गया। 3-4 मन की लगी है तो 25-25 मन उतरे। नरमा मारे हम कंपनियों ने, बीज कंपनियों ने। आप पकड़िया भी जाओगे सारा, अगर 10 मन भी नरमा होगी तो उसमें बीज कंपनी का बोर्ड टंगा पाओगा। उन्हीं कंपनियों की तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके हजार करोड़ के टर्नओवर है जो बीज कंपनियां। वही कंपनियां पेस्टिसाइड बनाती हैं, दवाई बनाती हैं, वही कंपनियां बीज बनाती हैं। जब पहले वो बीज बेचती हैं, उस बीज के अंदर उनको पता है इस बीज में ये बीमारी आएगी, साथ में मार्केट में वही दवाई बेच देती है। अब ये हालात करते करते अब यहां तक आ गई जो नरमा के अंदर जो बीमारियां आ रही है। हाँ। व्हाइट फ्लाई ने नरमा को हरियाणा से तो भारी कर दिया। अच्छा अच्छा। उसका कारण यह है कि व्हाइट फ्लाई एक ऐसी बीमारी आएगी जो पैदा ही पेस्टिसाइड से होती है। अच्छा।
अब दवाई से पैदा हो रही है, दवाई उसकी को मारने की है नहीं। अब जो किसान को 4 क्विंटल नरमा हुई, मान लो, हाँ, अच्छे से अच्छी 4 क्विंटल होती है, वो 3-4 मन भी हुआ है, हाँ, और उसकी चुगाई आपने मेरा कितनी, हाँ, 120 रुपये धड़ी, यानी 24 रुपये किलो चुगाई है। इतने परेशान हो रहे हैं। 4,000 रुपए का भाव मिलता, 24 रुपये तो लेबर को जाली, उधर 16 रुपये किसान को बचे, और 10 मन उसका नरमा हुई, 10 मन नरमा हुई, हाँ, और आप अंदाजा 1600 रुपये प्रति सौ, उसकी तो सारे 6400 रुपये आए उसकी जेब में, हाँ, और उसने बीज कितना लिया था, खाद कितना लिया था शुरू में, कोई भी नरमा का बीज आज सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है, हजारों में है। 6400 रुपया की कुल किले में नरमा हुई उसके, बताओ। फिर नु कहेंगे कि यार ये तो किल्या है, यू मारे किल्यान दिया, किल्या थे मार दिया, यू मारे किल्यान दिया। अगर इसका और कोई रोजगार होता तो शायद ये सुतरी रोटी खा लेता, इतना सुतरी रोटी खाने का इतना परेशान है जमींदार। न्यू लगा दिया कि ऐद पर चुग लो, कीड़ा ने नरमा ऐसा बना दिया कि उसने ऐद पर चुगवाने तैयार हो रहा है। ऐद पर उनकी एक और बात बताऊं, ऐद तो फालतू देना पड़ रहा है, हाँ। अब 4000 का भाव मिल रहा है, चुगाई देनी पड़ रही है, 4000 का तो भाव मिल रहे हैं, और 24 रुपये भाव, 24 रुपये चुगाई किलो की, तो आधा तो फालतू जाली, आधा तो फालतू जाली वो बात है, क्योंकि जो 120 रुपये दड़ी है, और लेबर वाला में भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो कीड़े ने इसी कर रखी, पेड़ का उस पर चुगी है, 2 दड़ी जाओ सारा दिन, 10 किलो, 2, हाँ बस 2 दड़ी 3 दड़ी चुगी जाओ, मजदूर का भी कुछ नहीं, मजदूर ने भी कुछ नहीं मिलता। 120 रुपये दड़ी हो चुका, 2 दड़ी है, 2 दड़ी है, उतनी भी 250 मिले हैं। सही बात है। बीज कंपनियों ने, पेस्टिसाइड कंपनियों का जो खेल था, इस खेल में किसान बुरी तरह फंस गया। जो इसके देसी बीज होया करते 20 मन होया करते आराम से, और एक अच्छी चुगन वाली औरत 1 क्विंटल के पास चुगेगा, हाँ, 1 क्विंटल करते, बिल्कुल ये वो बातें नहीं। जैसे कि सरकार की दारू के दिन खत्म होती, कदे भी उस पर स्टॉपेज नहीं लगता, जिसमें न्यू भी नहीं बेरा भाई उसने कितनी उसकी लागत है, कितनी नहीं है। लेकिन जब भी टाइम आओ बिजाई का, हर साल डीएपी, यूरिया, इतना स्टॉपेज लगा दें इसको ऊपर, लाइना में लगना पड़ा किसानों ने, 2 नंबर में खरीदने पड़े। सरकार ने बेरा नहीं कितनी खरपतवार है खाद की, बिल्कुल आंकड़ा होता है इनके पास सब कुछ। फिर ये मैं अपना बात बताऊं, मैंने पहला इस बात का जवाब दे लिया, इनकी नीति के अंदर किसान नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार आई है, आपने सोचा सर खाद की कमी होगी, खाद की कमी नहीं हुई, ये खाद की कमी की जाती जानबूझ के। इनके दिमाग में एक चीज डाल दी, वे किसान खाद बहुत ज्यादा यूज करता है, खाद्यान्न के अंदर जहर हो गया जी, प्राकृतिक खेती की तरफ लेकर के जाओ किसान। हाँ हाँ हाँ। अरे हमारा तो पहला दाने को नहीं होंगे, ये खाद नहीं गेडांगे और नहीं होंगे। इनने इस बात से कोई लेना देना नहीं, किसान की जिंदगी का गुजर बसर कुकर होगा। इन्होंने इस बात से मतलब है कि तू खावागा वो बिना खाद का मिलना चाहिए था, भाई बिना खाद का मिल जाएगा तो बात तो दे बिना खाद वाला मिल जाएगा। मगर ये क्या चाहते हैं, सस्ता भी दे किसान, और खाद इनती कम से कम दो ताकि वो गिरने नहीं पावे। ये एक पॉलिसी के तहत चल रहा है। लेकिन फिर पूरे देश के कृषि नीति को मोदी की सरकार प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने की बात कर रही है। लेकिन सच्चाई है कि हमारे हरित क्रांति भी सरकार ही लेके आई थी। हरित क्रांति ने ही हमारे को यूरिया डालने के लिए उत्साहित किया था। हम तो गोबर का खाद डाला, अब अकेला गोबर के खाद में फसल नहीं होती, हालांकि वो बहुत बेहतर खाद है। अब हमारे को यूरिया की, डीएपी की जरूरत पड़ती है। अब उनका जब अब जरूरत पड़ रही है वो दे नहीं रहे, अब कह रहे हैं वही डालो। भाई आपने तो इस जमीन को खराब कर दिया, आपने तो आदत डाल दी जमीन को ही, अब जमीन की आदत पड़ चुकी है, अब वो दे नहीं रहे। किसान लाइनों में लगता है, फिर खाद देने के बजाय इनको लाठियां मारी जाती है, सिर फोड़े जाते हैं। ये हालात है। किसान के पास वैसे ही टाइम नहीं होता, फिर वो 3-3, 4-4 दिन लाइन में लग के ना आधार कार्ड लेके आओ, 5 कट्टे मिलेंगे, 4 कट्टे मिलेंगे, इतना परेशान कर दिया गया वो कि न्यू कहा ना 15 साड़ा कट्टा ले लेंगे, कोई 16 साड़ा कट्टा ले लेंगे। एक बात और बताऊंगा,
किसान 15 साल कट्टा रहे, 16 साल आ रहा, दवाई महंगी क्यों ले? किसान कर्जदार है, किसान ने पैसा देना है, उसकी जिंदगी में से उत्साह चला गया, मैंने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की जो लगन है वो चली गई। उसके दिमाग में एक चीज आ गई, तेरे को तो कर्जदार रखना ही है इन्होंने, क्या फर्क पड़ता है तो लाख रुपए का कर्जदार है या 5 लाख का कर्जदार, मर्या तो तू पड़ा है, मर्या तो पड़ा है, अगर लाख रुपए का कर्जा है तो 5 का हो जाएगा भाई, के करा तो एडा लटखान की बजाय तो भाई ठीक है 1200 का कटा 1500 का ब्लैक में 1500 का, क्योंकि जेब से तो उसने कुछ नहीं खरीदा ना, क्यों उसने तो आड़ती से पीछे लेके खरीदने, उसकी जेब में तो पैसा ही नहीं खरीदने का। वही आड़ती कह रहे थे को मैं 1500 को दिलवा दूंगा, क्यों लाइन में खड़े हो, क्यों लाइन में खड़े, फिर उन सोचा इस आड़ती का तो कर्जा तो देना है यार, 300 रुपया और क्यों लटका हुआ है। सही बात, बिल्कुल। तो व्यवस्था से दुखी होकर भी किसान ने ये रास्ता चुनना पड़ रहा है, संघर्ष बहुत करे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सवालों का अगर कोई जवाब मांगा है, सवाल खड़े करे तो किसान ही है, और तो सारे गुलामी स्वीकार करके, क्योंकि इन्होंने वो नीतियां लेकर के आगे ये हर वर्ग के अंदर लड़ने की क्षमता को खत्म करना चाहते हैं, किसान की, हर वर्ग की, मैं अकेला किसान की बात नहीं कर रहा। कोरोना इस देश के अंदर आया और 600 मजदूर हजार किलोमीटर 2,000 किलोमीटर रेल की लाइनों पर पैदल चलते मारे गए, मर गए 600 से ज्यादा मजदूर। मगर किसी मजदूर संगठन में इतनी हिम्मत नहीं होगी सरकार का सवाल पूछना, आपने अचानक सब डाउन कर दिया, अब 2000 किलोमीटर को मजदूर बैठा है, वहां उसको मजदूरी मिल नहीं रही, वो खाएगा क्या? आपने ट्रेन बंद कर दिया, आपने बस बंद कर दी, तो वहां खाने को नहीं मिलेगा, घर जाएगा तो जाएगा किसमें? 24 मजदूर रेल की लाइन पे, उनको रास्ते का पता नहीं था, सिर्फ इस बात का पता था बंबई से चले थे, बिहार जाना था, पैदल चल दिए, कई दिन से पैदल चल रहे थे, इतने थक गए कि रेल की लाइन पे सिर धर के सो गए, और रेल आई, जाग नहीं आई, इतने खुड़कम 24 आदमी रेल की लाइन ने काट दिए। इतना जुल्म हुआ इस देश में, मगर मजदूर ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनको लड़ने के लायक ही नहीं छोड़ा इन्होंने, लाइनों में खड़े रखते हैं हर समय। जिस मनरेगा ने इस देश के किसान मजदूर में क्रांतिकारक बदलाव लेके आई थी, गांव में उसको काम देना पंचायतों की जिम्मेवारी थी, मैं कहीं से लाओ आप काम दो इनको। एक गरीब के घर में चूल्हा सूत्र ढंग जलाने का योजना थी, वो उसका हर साल बजट घटा देते हैं, हर साल 90,000 करोड़ तक 1 लाख करोड़ तक लगभग जा लिया था उसका बजट, लेके 40,000 करोड़ पे लेके खड़ा कर दिया। आई साल थोड़ा घटा के, पता ही नहीं चलता। और सारा का सारा मजदूर मौके पे जब इलेक्शन का मौका हुआ, अब बिहार के अंदर 10,000 रुपए प्रति महीना दे दिया बोले हमने। अच्छा 10,000 रुपये पिछले साल तक कौन दिया आपने, उस तो पिछले साल तक कौन दिया, सीधा रिश्वत दे देंगे, जाति का नारा ला देंगे, फिर जीत देंगे, फिर उठी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उद्योगपति के सिवाय, जो किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापार एक बड़े उद्योग घरानों को छोड़ करके छोटा दुकानदार हो, सबकी जबान बंद कर रखी है, मात्र किसान ही थोड़ा बहुत बोल पावे। और किसानों में भी मात्र 5-7% लोग हैं जो थोड़ा बहुत इनके खिलाफ हा हुल्ला करें जावा, थोड़ा बहुत मांग करें जावा है, मिले है कई बार नहीं भी मिलती इस किस्म का। बाकी सारा का सारा वर्ग न्यू हो गया, बस ठीक है, ये जो कर चलाओगे न्यू चलाओगे, मारे तो बस की बात नहीं। अच्छा, सुरेश कोत किसान हत्तर कितनी बार चिढ़ गया? यू तो भाई या तो गिनती को नहीं। अच्छा हाँ, जा लिया 20 बार तो जरूर, 20-25 बार सिर्फ किसान खत्तर, सिर्फ किसान खत्तर, एक बार मजदूरा खत्तर। अच्छा एक सबसे लंबी मजदूर और किसान तो एक कैटेगरी में मांग का फर्क होता है, डिमांड का फर्क हो। जी। अगर हम मजदूर की मांग उठा रहे हैं वहां गिरफ्तारी हो जाए तो वो मजदूर के लिए होगी। अच्छा। अगर हम किसान की मांग उठा रहे हैं वहां गिरफ्तारी होगी तो किसान के लिए। हम किसान संगठन है। अच्छा। अभी तो हमने किसान मजदूर यूनियन का
संगठन का नाम रखा है। जी जी। अभी तो हम मजदूरों की भी आवाज उठाते हैं। अच्छा। पहले हम भारतीय किसान यूनियन में काम कराया करते, तो किसान यूनियन का मतलब था किसानों की आवाज उठाना, तो किसानों के लिए ही ज्यादातर जेड़। किसा तजुर्बा रहा जेड़ का? जेड़ का भाई देखो हमारा तजुर्बा अलग टाइप का रहा है। जी जी। जेड़ में अब बाहर केवल 20 दिन हो गए संघर्ष कर रहे हो, 1 मिनट की फुर्सत नहीं हो। हाँ। और एकदम गिरफ्तार हो गए, अंदर जाने एकदम रिलैक्स हो गए, जेड़ में जाएंगे। कारण के उसका जिनके ऊपर वहां मुकदमे है, हाँ, उनको तो चिंता होती तेरी तारीख आएगी, अच्छा, तेरे खिलाफ को गवाही देगा या नहीं देगा, जज क्या फैसला करेगा। हम जो किसान आंदोलनों गिरफ्तारी देते हैं हमारे ऊपर कोई केस तो होता ही नहीं। अच्छा। एसडीएम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम था, उसने भी भेज दिए, तहसीलदार था उसने भेज दिए, किसी मुकदमे के तहत तो जानते नहीं, गिरफ्तारियां दी हुई ज्यादातर। अच्छा अच्छा। या संग सड़क पर चलते ठाए हो। अच्छा। आमदनी मेरा 5 दिन में 10 दिन में अपने आप कह देंगे ना, रिलीज होते हैं। अच्छा अच्छा। बेल वो केसों की वो के अगर कोई केस लग रहा है 4 दिन एक बार केस के हिसाब से जाएगा हूँ। अच्छा। वो तो अलग विषय हो जाए। उस मौके क्या होता है, वो बाहर की सारी चिंताओं छोड़कर वो जेल के जो कैदी है वो किसानों की बड़ी इज्जत करे। अच्छा। भीतर वो बालक तो अड़े तो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर वो जेल में सी चाह मिला, ऊपर पे आपका गिलास भरा दिखा, तली दिखे उसमें ना। अच्छा। उसमें पत्ती है ना चीनी है ना दूध है, कुछ नहीं, सीधा है पानी है। अच्छा, ताता करके। अच्छा। अजय उदी कोई नहीं पीना। अच्छा। मैं कैदी बनावा, अपना अपना सौदा ले रहे सारे, वो चाय पिलावेंगे, वो बैठेंगे। अच्छा। जेल का माहौल जो किसान आंदोलन में गिरफ्तारी दे के जाओ है उस वो बिना चिंता का हो, वो तो फिर अनुभव दूसरे टाइप का होगा जब चिंता ही नहीं होगी। अच्छा। अब आपने अंदाजा लाओ, अगर मैं किसी आदमी ने कह दे 4 दिन में फोन भी नहीं उठाना, अच्छा, खाऊंगा और सोऊंगा, अच्छा, बस ईसा है तजुर्बा। हाँ बस, और कोई बात नहीं, उठे नहाए धोए और खाया सोगी, और कोई काम नहीं। अच्छा। दिमाग में चिंता है ही नहीं, क्योंकि केस नहीं है। केस नहीं है। वो केस वाले तो आपस में बतलाए जाओ तेरा कौन सा वकील है, कौन सी धारा तो अंदर आ रहा है। किसान अंदर धारा का भी नहीं बेरा होता के अलावा, कौन सी धारा लग रही था बताऊ तो कौन बेरा, एसडीएम ने पूछ लिया होगा वो कौन सी धारा के तहत भीतर करके गया है, तो पता नहीं होता। कदे न्यू नहीं लग गया कड़ा यार, किसी वैद का हाथ ले लिया, सादा जीवन घना बढ़िया था। जो मजदूरा बदली आपने गिरफ्तारी हुई वो हमारे 3 से 7 लाख गई थी कैथड़ा, 68 दिन में बेल हुई थी। अच्छा। उस लंबी जेल में भी कदे दिमाग में मेरे न्यू नहीं आया, बेहतर मारुति के मजदूर आमदली रोड़ा पे। अच्छा। तेरे के यहाँ टोरी थी। अच्छा। और किसान नाम तुम्हारी रुचि। अच्छा। ये तो हम किसान नाम जो गिरफ्तारी थे प्रीपेड लोग हैं पहला तय, दिमाग बन रहे हमने नहीं मेरा लाठी बुला सके, हमने नहीं मेरा जेल में भी जाना पड़ सके, हम पहले से तैयार होते हैं, ठीक है चल जेल में। अच्छा अच्छा। उसमें कुछ ज्यादा दिमाग के में को नहीं आंदी। हाँ एक आध बार तो बुढ़े पूरे गिरफ्तारी दे दी, और एक रिश्तेदारी में ब्याह था। अच्छा। तैयारी जो कर रहे थे ब्याह में जाने की जाना पड़ गया जेल में। इस डाल की तो घटना हो जाए कई बार, बाकी और कोई खास। अच्छा अच्छा। आपने लग है किसाना का सरकार का भरोसा दोबारा तक आई मुस्का कदे इन फ्यूचर? फिलहाल तो नहीं होगा, फिलहाल संभावना नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर जो धर्म और जाति के ऊपर जो वोट पड़ने लगा। अच्छा। राजनीतिक लोग वोट से डरते हैं। किसान बन के जब तक किसान वोट नहीं डाल रहा, मजदूर बन के जब तक मजदूर वोट नहीं डाल रहा, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार किसान का भला करेगी, कि वोट तो न जाति पे मिला, तो जाति के हिसाब से बोलेंगे हमने थोड़ा, हमने कौन पूछेगा। किसान संगठनों की, किसान नेताओं की जो कदर मरी है ना, वो किसान ने मारी है। अच्छा। किसान जिस मौके वोट डाल रहा है उस मौके वो बिरादरियों में होता है, वो कहता है मैं तो जाट हूँ, खेती करे है ब्राह्मण हूँ, खेती करे है मैं तो सैनी हूँ, खेती करता है कहता है मैं तो कुम्हार हूँ। अरे तो वो इस हिसाब से वोट नहीं देता कि तेरे को इसने भाव नहीं दिया, तेरे को इसने खाद नहीं दिया, तेरे को इसने दवाई नहीं दी, तेरे को पूरा मोल नहीं दिया, तेरी फसल सही नहीं बिकी। अच्छा अच्छा। ये पैरा नॉर्म नहीं है वोट डालने का। जब तक ये नॉर्म नहीं होगा नहीं, तब तक किसान का भला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें तो वोट ले लेने हैं। हाँ हाँ। किसान के वोटां तय सरकार जीता है, ठीक है, फिर भी सारा किसान रोड पे क्यों?
मैं नहीं मानता किसान का वोट तो जीतता, मैंने पहले बताया किसान का वोट ही नहीं होता। हमने इलेक्शन लड़के देख लिया, गुरनाम चडूनी ने इलेक्शन लड़ा, किसान नेता है, 30-32 साल था इस फील्ड में, 1100 वोट आए। अच्छा अच्छा, कुल 1100 वोट आए। कुल 1100 वोट आए विधानसभा में, तो किसान कहाँ है? जी जी जी। मन नहीं नेलो पार्टी थे इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट आए थे आपने। अच्छा अच्छा, तो किसान कहाँ है? अगर कल जिस आदमी ने 25-26 साल सारी जिंदगी किसान 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 कर देना होगी, हाँ, और वो मुकाबले में भी नहीं आवा है, तो किसान का वोट खड़ा हो गया। वोट तो जाति का है, वोट तो जाति का है या पार्टी का है, या वोट तो दूसरा है, इसलिए किसान किसान का वोट नहीं है। किसान कोई न्यू कहे नहीं किसान ने सरकार बना दी, नहीं बिल्कुल झूठ है। अच्छा अच्छा, अब ये सरकार क्यों आ रही है? इस जाति के आधार पर आ रही, बंटवारा करके आ रही, जातिवाद ज्यादा फैला, जातिवाद फैला के आ रही बिल्कुल 100%। या खड़े रोले कर ली होगी छोटी मोटी, 6% वोट बढ़े थे हरियाणा का विधानसभा का चुनाव, 5-6 बजे बंद हो लिया, 6 बजे बंद होने के बाद अगले दिन चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए थे 6% वोट बढ़ा के। अच्छा अच्छा, और अगर हर विधानसभा का आंकड़ा आप देखोगे तो 6% बढ़ा के देखोगे तो 10-12 विधायक चोरी से जीत रहे हैं। रोड तो पहला भी आ कर दी। हाँ, एक जमाना था 16,000 वोट कैंसिल, 1998 का इलेक्शन था शायद, 16,600 वोट कैंसिल करके देवीलाल हराया था, हुड्डा जिताया था 383 वोटा रोहतक की सीट पे। एक टाइम था इसे डाल की रोल करके बंसीलाल हराया था, धर्मवीर जिताया था, तो सामता मेले बना था। रोड तो पहला भी आ दी, फिर इतना बिगन कौन था इतना। पहला भी आ कर दी रोड कहने जो सा हराना होंदा उसके ज्यादा वोट कैंसिल करवा देंगे, जे जो सा जिताना होंदा उसकी जिता देंगे, पहला भी आ कर दी। देवीलाल 10,000 तो ऊपर तो जीता है, 383 तो रह दिया। बंसीलाल भी जीत रहा था, 6,000 तो रह दिया था। रोड तो पहला भी आ रहे, फिर लेकिन एक आधी चुनिंदा सीट पे कदे सारी जनता ने पता होता भाई ये रिजल्ट गलत है। ईब दीपेंद्र हुड्डा रहा था पाछे, और अरविंद शर्मा जीत्या, दीपेंद्र हुड्डा को हराया गया था, 20-25 हजार वोट उसके कैंसिल करे गए थे, तब अरविंद शर्मा जीत्या था। एक आधी सीटा पहला भी आ रहा था, लेकिन अब कल 6% वोट पे बता दिए। अच्छा अच्छा, आप वोट पड़ गए किसी विधानसभा के अंदर 1.5 लाख वोट पड़ गए, उसमें बाद में आपने कह दिया 6% में 8,000 वोट बदल गया, 8,000 में तो निर्णय बदल जाता है। हाँ, एक की वोट बहुत हुआ तो अब अपना उचाने की सीट है 30-32 वोटा रोड़ा सारा है, जिसमें 8,000 वोटा ही रोड़ोगी तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया। सही बात है। तो 6% वोट बदल रहे थे, जो चुनाव आयोग ने 5 बजे आंकड़े दिए, 6 बजे आंकड़े दिए, वो और अगले दिन जो आंकड़े दिए 6% का फर्क था हरियाणा का विधानसभा चुनाव। इसलिए इस सरकार ने तो भी रहा था रोड से जीत रहे हैं, क्या खतर मानने थे किसी की, करें जाओ किसान कहाँ कौन करके रह लेंगे, रह लेंगे। 4 दिन आज सारी मंडिया में दवा में, मंडिया में एक दिन नारे नूरे लावा, 1-2 डेयरी खरीद ले, मारे 2 रहे। अच्छा, जो इतने इवा में उड़े पोषण तो रहे मंडी में, खाना तो घर पड़ेगा। जब भी हम घर वहां इतनी बार में फिर हुए लक्षण, क्योंकि DFSC और सरकार की कहीं न कहीं लुटवाने में सहमति है। 400 रुपये का कट है, सरकार ने कहा मेरा को नहीं, सरकार पर कमीशन जानता हुआ, इसलिए लुटवान लगे किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही। पूरा बहुत बड़ा घोटाला, आज तो नहीं 10-11 साल हो गए, पर 150 रुपये तो चल रहा था, 400 पहुंच रहे। अगर आपने फ्यूचर में कृषि मंत्री बनने का मौका मिले, सबसे पहला फैसला आपका क्या होगा किसान ना कही तुम्हें? भाई सुपने ना दिखाओ, मन रहने नहीं जी क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर जी। उधर उस दिन मैं बढ़ जाऊंगा, उधर पूछ लिया सवाल का जवाब आज बताने का कोई तुक नहीं है। अच्छा, कृषि मंत्री कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सकता जी। मैं आपने एक बात बताऊं, ठीक है, कृषि से जुड़ा मंत्री हो गया, जो मैंने कहा पहले भी आपको बताया था कि तुरंत किसान को क्या चाहिए, कर्जा मुक्ति चाहिए, यह देश का PM कर सकता है। दूसरा मैंने कहा कि C2+50 के तहत किसान को भाव चाहिए, वो देश की कैबिनेट कर सकती है, अकेला कृषि मंत्री नहीं कर सकता। और फिर खरीद की गारंटी, वो खाद्यान्न मंत्रालय का काम आ गया, ये भी पूरे कैबिनेट का है। कृषि मंत्री सिर्फ इसलिए
कुछ चीजों में प्रभाव डाल सकता है। जैसे फल रहा, अब फल रहा, इसका ठोस प्रबंधन करवा सकता है, बार बार किसान का फल नहीं आवा। खाद की, बीज की व्यवस्था करवा सकता है। आज सारी मार्केट नकली दवाइयों से भरी पड़ी है, सारी की सारी मार्केट इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, इसके ऊपर सख्त कानून बनवा सकता है। अगर कोई नकली खाद बीज बेचता हुआ पाया या तो 10 से 15 साल की सजा होगी, सीधा सस्पेंड कर दो उसमें। उसका लाइसेंस सस्पेंड से तो क्या बनेगा, तो करोड़ रुपए कमा लिया, लाइसेंस सस्पेंड हो गया, दूसरा काम कर लेगा, उस पर वो करोड़ रुपए कमा लिए, तो करोड़ रुपए ले कटवाओ, निकालो ना, जिसका खून चूस के काट रखे, सजा करो उसकी, FIR हो। तो इस किस्म के कुछ काम तो कर सकता है, मगर ऐसा नहीं कि प्रदेश का किसी का कृषि मंत्री बन गया कोई क्रांतिकारी बदलाव कर देगा किसान, हमेशा कुछ नहीं है। हाँ, वो अगर चाहे मंडी में खड़ा रहे या लूट रुक जाएगी, वो अगर चाहे तो नकली खाद बीज रुक जाएगा, वो अगर चाहे तो मौके पे खाद मिल जाएगी, वो अगर चाहे तो ड्रेनों की सफाई हो जाएगी, फ्लड नहीं होगा, वो अगर चाहे तो नहरों में पानी ठीक समय पे आ जाएगा और सबको बराबर मिल जाएगा। इस तरह की छोटी मोटी चीजें वो कर सकता है। जैसे आप हमेशा किसानों का हित में लड़े हैं, इसमें आपका कोई सफल परिवर्तन ऐसा रहा हो कि हाँ आज ये काम बहुत बढ़िया है, यार जो सोचा थे वही बन गए, कोई सफल परिवर्तन आपका ऐसा? भाई अभी तक तो लग गया नहीं, आंदोलन लड़ा, हमारी सोच भी उड़े तक सीमित है। अच्छा, मान ले मुआवजा खातर लड़ाई लड़ी, सरकार ने समझौता हो गया, सरकार ने मुआवजा दे दिया, हम तो इतने में संतुष्ट हो जाए। अच्छा। बड़ा परिवर्तन सरकार ने अब तक हमारी जिंदगी में जब तक लड़न लागे करे ही को नहीं। अच्छा। जब करे ही नहीं तो हम कोई संतुष्ट होंगे। एक और बात बताऊं मैं, अगर कोई आदमी के अंदर संतुष्टि का भाव आ जाता है, वो लड़ना छोड़ देता है। जब तक हमें लड़ रहे था, आपने समझो हमें संतुष्ट लोग। अच्छा, जब तक हम लड़ रहे हैं ना, लड़ना छोड़ दोगे तो सबर आ गया। हाँ, सबर आ जाएगा, लड़ाई कोई मनुष्य हमारा सबर नहीं है। अच्छा अच्छा। और हमने ना ऐसा कोई परिवर्तन देखने में नहीं आया। अच्छा अच्छा। जैसे हर किसी में गलत आदत भी हो है, सही भी हो है, सुरेश कोत जी की सबसे बुरी आदत तम रूबरू होना चाहेंगे आज। मैं बस ज्यादा सोऊं, वारी उठो, मैं गलत आदत है मेरी। अच्छा अच्छा। मेरे को पता भी है। अच्छा। वैसे ये आदत नेचुरली आई मेरे में। जब मैं बचपन में था, जोड़ में नहंदे मेरा बुखार हो जाता। अच्छा। और बुखार इंदे मोती जा रहा है। मेरे हर साल गर्मी की छुट्टियां में मोती जा रहा है। अच्छा। 9 बार मोती जा रहा लेकिन। और जब वो मोती जा रहा है, एक ऐसी बीमारी हुआ कर है, उसमें नींद ज्यादा आ रहा है। अच्छा अच्छा। ज्यादा कमजोर हो गया। हाँ। घर के टोकना छोड़ दिया। अच्छा। मेरी आदत बिगड़ गई। 8 बजे उठना, 7 बजे उठना। अच्छा अच्छा। अजय ये भी मेरी आदत सुधरी नहीं है। अच्छा अच्छा। न्यू की न्यू आदत नेचुरल आपका खून में आ गई। वाह, यह है मेरी सबसे बुरी आदत। और मेरा ना तो मैंने कदे आज तक दारू पी। अच्छा अच्छा। ना कि झगड़े में रहा, मतलब और मन नहीं लगता मेरा, और कोई बुराई की बात है, बस सोऊं ज्यादा। अच्छा। हरकती टाइप का आदमी है। सुरेश कोत जी की कोई अच्छी आदत बताओ। भाई मैं उसने अच्छी मानूं या जुनूनी टाइप का दिमाग है मेरा। मान लो कोई विवाद हो गया, मेरे दिमाग में है विवाद तो सुलझाना है। अच्छा। उस पर दिन रात लगे रहो, पूरा संघर्ष करोगे इसके ऊपर। जो करीब फिलहाल अभी मैं प्राकृतिक आपदा के तहत जो यू क्या नाम है फल रह रही है हिसार जिले में। हाँ। सारे गांव 7-8 दिन हो गए, सारे गांव में। अच्छा। जाएगा लोग हमने पूछूं भैया जो बाढ़ आई तरह का मिसकाल के। हाँ हाँ हाँ। उनका डाटा इकट्ठा करांगे। अच्छा। फिर सरकार से बात करांगे, जब सरकार ने नहीं मानी तो संघर्ष करांगे। अच्छा। तो या मेरी अच्छी ले ले, माड़ी ले ले, ये एक जुनूनी टाइप का दिमाग है सारी जिंदगी। आप जैसे आंदोलन में रहे दिल्ली, आपने कदे बहुत लड़े, आप इस खातर 1 साल तक किसान लड़े है। 13-14 महीने पीछे मुड़ के देखा आपने कदे कि हाँ यार यो इस तरीका का नहीं, इस तरीका का हो जाना चाहिए था? नहीं, क्योंकि बड़े आंदोलन हमने देखे वो किसी किसान नेता या किसी किसान संगठन के पैदा किए हुए नहीं होते जी। बड़े आंदोलन आप कोई भी सामाजिक आंदोलन देख लो, अपने आप पैदा होते हैं। हाँ, एक बार हुआ था हमारी सारी झुपड़ी खाली हो गई थी। जब हमारा नहीं हुआ था यार बहन चोदिया तो अच्छी नकटी सरकार है और ये तो इलेक्शन के जरिए ही सुधरेगी। लेकिन वह बात
बात हमने बेरा था, अनुभव था कि राजनीतिक रूप से हम इतने सक्षम नहीं हैं कि इस देश की सरकार को राज का। तब हमने फिर दिल टिकाना पड़ा उड़े। एक बार तो हमें सिंगू बॉर्डर की 10 किलोमीटर लंबा नाका था। अच्छा। सारी झोपड़ियां ताले लग गए थे। हमारी स्टेज के ऊपर मात्र 1000-1200 आदमी आया कदे दिन में भाषण सुनूं। सारे अपनी अपनी झोपड़ियां मोड़े दाल रोटी बनाए जाते। किसी झोपड़ी में एक आदमी रह गया था, किसी यानी बोर हो लिए थे लोग, इतना लंबा चल लिया था। लंबा संघर्ष होने के बाद एक बार ये होगी थी भाई हालात कुछ नहीं बचे, अड़े तो सिर्फ मनस मरेंगे कि सरकार तक कट्ठा होगी, आपा उठना नहीं, अड़े तो सिर्फ फायर होना और अड़े कुछ नहीं मिलना। एक बार ये बात सब किसानों का आली थी दिमाग में, मगर हौसला नहीं तोड़ा। स्टेजों इसी तरह स्टेज चल रही, इसी तरह वो बात है कि हाँ आपस में हम बतलाया जरूर करते भाई मोदी मनसन मारेगा। अच्छा। फायर करवाओगा, कदे करवा दियो। हमने यह उम्मीद नहीं थी कि मोदी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का दोहराया क्या अचानक वापिस ले होगा, पूरा मोड़ टर्न कर अचानक वापिस ले होगा। हमारा न्यू थे अगर, क्योंकि बातचीत बंद थी, हमारा यूं थे अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो किसानों से बातचीत चलती और बातचीत से ही रास्ता निकलता, मगर सरकार बात के लिए बुला नहीं रही तो रास्ता कहां से निकलेगा। तो अचानक गुरु पर्व का एक दिन आया और मोदी ने घोषणा कर दी 3 कानून वापिस लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो उम्मीद नहीं थी, समझौते की उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद नहीं थी। मान लिया सरकार गलत है अपने, लेकिन कदे आपने अपना लेवल पे यो कोई भी इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी किसानों की। सरकार तो थी गलत, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आपने अपना लेवल पे कोई इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी किसान नेताओं ने किसानों की समस्या पे? हाँ, मैं एक बात बताऊं, किसानों की समस्या पैदा जिसने करी नहीं हल भी वहीं से होगा। किसानों की समस्या नीति से पैदा हो रही है। देश की नीति तो फिर उन लोगों का हाथ में है, नीति निर्माताओं का हाथ में। किसान नेता ये इतनी बड़ी समस्या है कि किसान नेता का उसकी बात नहीं। अच्छा। मैं अपना बताऊं, कोई ब्लॉक पर काम कर रहा है किसान नेता, क्या वो उसके पास इतने संसाधन है कि किसी एरिया में फल आएगी? वो क्या उसके पास इतने संसाधन है कि वो ड्रेन्स बनवा देगा, पाइप लगवा देगा? हाँ जी, नहीं है ना उसके पास। तो वो तो बेचारा आवाज उठा सकता है। किसान संगठन का काम आवाज उठाना है, किसानों का काम उसका साथ देना है, सरकार का काम है सही अगर वो आवाज उठा रहा है उसका सुनना। ये नीति के फैसले हैं। अब मैं आपने बताऊं, इसी देश के अंदर फल आ जाए, इसी देश के अंदर सूखा है, ये सरकारों की वजह से। अगर सही प्रबंधन, देश के अंदर जितना पानी है उसका सही प्रबंधन हो, सारी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, जहां सूखा पड़ा हुआ सारी नदियों पानी उस साइड कर दिया जाए बाढ़। आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा पानी का हिस्सा जो हमारे हिस्से में आया है सिंधु जल संधि के तहत, इंडस ट्रीटी जिसने बोल रहे हैं, उसका आज भी 25% हिस्सा पाकिस्तान को जा रहा है। हम उसी पानी को नहीं बांध पाए आज तक। तो देश आजाद हुए कितने साल हो गए? 3 प्राकृतिक दरियाएं पाकिस्तान का बंटवारा में आई थी, 3 हिंदुस्तान का बंटवारा में आई थी। जो पाकिस्तान का बंटवारा में आई थी वो तो सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है, मगर हिंदुस्तान का बंटवारा में जो दरियाएं आई थी उसका पानी आज भी, ब्यास का भी, रावी का भी, सतलुज का भी पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान को तो एक बूंद नहीं जानी चाहिए थी इन दरिया की। हाँ। तो ये तो किसानों के बस की बात नहीं है ना। सही बात है। ये नीतियां तो किसान सरकारें बनाएंगी, बजट भी सरकार देंगी। तो ये जो समस्या है ये सरकार नीति निर्माताओं की है, उनसे ही हल होगी। किसान नेता तो बेचारे आवाज उठा सके और इससे ज्यादा इनके पास कोई संसाधन नहीं होता। अच्छा, एक आखिरी सवाल और आपसे, जैसे आगे आने वाली युवा पीढ़ी, किसान जो युवा पीढ़ी के जो किसान नेता बनेंगे, तो उन तक के संदेश देना चाहूँ सुरेश कोत जी? देखिए, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और आने वाला टाइम एक न्यू मानो आप डिजिटल वाला सौदा ही। सबसे पहला तो किसान की समस्याओं के बारे में आपने पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। सीधे नारे लाएंगे लिए कदे जमाने में ला दिया किसान नेता। अब किसान की वास्तविक समस्या क्या है, सबसे पहले तो आपने पढ़ना पड़ेगा, उसका सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा।
और फिर कई बार तो इसे सौदे देखे हमने, रोड़ा तो इरिगेशन का है, नारे हम लाने लग रहे हैं एग्रीकल्चर अलग है। जी जी, वो चीजें ठीक नहीं है। एक और मैं आपको बताऊं तो वो चीजें ठीक नहीं है। अब वो पागल थपेंगे उस मौका तो न्यू भी कह दे किसान नेता, हमें अनपढ़ हमें के बिरा अड़े होती। और दिल्ली इतना जाम लग करता किसी ना तो न्यू एमएसपी है कि जो बोला करते भीड़ चाल इसका गला बोलने लग जाते। अच्छा तो नहीं, देश के अंदर एमएसपी मिले कितने लोगों ने? मात्र 2 लाख करोड़ की कुछ प्रोक्योरमेंट हो है और मात्र 6 या 7% किसानों को एमएसपी मिलती है, और देश में तो है ही नहीं। तो ये भी सर छोटू राम की देन है। अच्छा अच्छा, आज की सरकारों की नहीं। उस जमाने में अगर वो मंडियां ना बनवाते, एपीएमसी एक्ट ना लेके आते, हरियाणा पंजाब में मंडियों का ढांचा विकसित ना होता, तो सरकारें आड़े थोड़ी खरीद दी। सरकार सरकार ने अन्न चाहिएगा तो कोई न कोई तो ढांचा चाहिएगा, और ढांचा पहले बनवाया गया, इसलिए हरियाणा पंजाब को एमएसपी मिलती है। अच्छा अच्छा। बिहार और में आज हरियाणा तो दुखी इस बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बड़े बड़े किसान नेता हैं, मगर 1400 रुपए में धान बेचने लग रही है। और वो हरियाणा का व्यापारी 1400 में धान खरीद कर हरियाणा की मंडियां में लाने लग रहे हैं, और हरियाणा के किसानों की धान इसीलिए तो कट लग रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के किसान को धान का एमएसपी मिले तो हरियाणा के किसान को धान का एमएसपी उससे पहले मिलेगा, क्योंकि शेलर वाले ने शेलर तो चलाना है ना। उसने इतनी पूंजी ला रखी है, उसने कुछ कमाने के लिए ला रखी है ना। शेलर वेस्ट तो खड़ा करने खातर नहीं ला रखी, मगर उसने कूटने के लिए धान उत्तर प्रदेश से मिलने लगा 1400 रुपए में, हमारी 2380 क्यों देगा? जी जी। तो पूरे देश के अंदर मंडियां नहीं है, बिहार के अंदर 1200 रुपए में कितनी धान ले लो, वो सारी की सारी वहां से हमारे क्षेत्रों में आने लग रही सारी। और यहाँ से वो चौड़ कूट के और या सरकारी खरीद होती है, शेलर खुद नहीं खरीदता। जी जी। खरीद तो एजेंसियां करती हैं, एफसीआई करेगी, एग्रो करेगी, एफएड करेगी, ये एजेंसियां खरीदती हैं। इनको शेलर तो चोड़ निकाल के इनको एजेंसियों को छोड़ देता है। जी जी। अब वो शेलर वाला क्या करेगा, उसने 2 लाख कट्टे तो खरीद लिए हरियाणा की मार्केट पे, 2 लाख कट्टे ले आओ यूपी और बिहार से, और यहाँ के अफसरों से मिलके कहेगा 4 लाख कट्टे हो गए मेरे, 4 के 4 दिखाओ यहाँ। अच्छा अच्छा। एमएसपी पे दिखा देंगे 1000 रुपए प्रति क्विंटल का घोटाला हो गया वहां जी। वो सारा का सारा चावल 2 लाख कट्टे का जो है वो सरकारी एजेंसी को दे देगा, वो पीडीएस के थ्रू उल्टी बिहार में यूपी में चली जाएगी, वहां एमएसपी है ही नहीं। 1000 रुपए प्रति क्विंटल का घोटाला करने लगे सेलर वाला मिलकर, सेलर वाला और अफसर सबने मेरा, सरकार भी मैं शामिल है, और सरकार के खाते से पैसे काटने लग रहे। सबको पता है हजारों करोड़ का घोटाला हुआ हर साल, कोई एक्शन नहीं। यानी कि अगर आज युवा, अगर नेता, अगर किसान का हित में आवा, उन्हें पहले रिसर्च करना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। हम भी देखो, हम भी कोई मुद्दा उठाने तक पहला 20 जगह चर्चा करा, और आज तो हर चीज नेट पे मिल जाए, हर एक चीज नेट पे मिल जाए। पहले ये सुविधा भी नहीं हुआ करती। आपकी हरियाणा के ज्यादा आंदोलन बिजली में है किसानों के। अच्छा। एक कॉन्सेप्ट न पकड़ रखा था, उसकी जानकारी थी न खूब, कितने रुपए का फ्लैट रेट है, किस हिसाब है, क्या नाम है, हॉर्टिकल्चर में के लागेगा, सीधा मोटी खेती में के लागेगा, सारा था उन्होंने पढ़ मीडिया पर सारा सौदा। अच्छा। मगर आज किसान की समस्याएं अलग टाइप की। आज किसान ने सारी चीजें जिनमें बोलना पड़े तो उसने सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, और वही मांग उठानी पड़ेगी जो मानी जा सकती है। जी जी, ये ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, आज आपने सुनी किसान नेता सुरेश कोत जी की जुबानी, जो किसाना की समस्या है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या, छोटी तो मैं नहीं कहूँगी थी, क्योंकि बहुत लड़े हैं ये किसाना खातर, किसाना का हित खातर। किसी लागे अपना वार्तालाप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राम राम। राम राम भाई।